भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर प्रतिबंध हटाने की तैयारी में है। यह प्रतिबंध जल्द ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया (FIU) इंडिया द्वारा हटा दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने भारत में व्यापार करने के लिए वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पंजीकरण को भी मंजूरी दी है। इसमें क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिनेंस और कुकोइन शामिल हैं। दरअसल जनवरी में 9 ऑफशोर क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म्स को भारत में वेबसाइटों और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगर हम फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया की बात करें तो यह संदिग्ध वित्तीय लेन देन का विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय एजेंसी है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। यह वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करती है। कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने 2 बच्चियों में कावासाकी बीमारी का पता लगाया। कावासाकी रोग एक दुर्लभ हृदय रोग है। यह बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख कारणों में से एक है, जो तेज बुखार और रक्त वाहिकाओं में सूजन का कारण बनता है। यह आमतौर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। इससे लिम्फ नोड्स, त्वचा और बच्चे के मुंह, नाक और गले में भी समस्याएं हो सकती हैं। इस रोग के होने के कारण अभी तक अज्ञात हैं। यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट्स के 19वें सत्र का आयोजन न्यूयॉर्क, अमेरिका में किया गया। इस फोरम ने अपने घोषणा पत्र में वनों की कटाई को तुरंत रोकने और 2030 तक भूमि क्षरण को रोकने पर जोर दिया। यदि हम इस फोरम की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोसॉक द्वारा चलाई गई थी। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास के लिए कार्य करता है। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 14 मई से 25 मई तक फ्रांस में किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार भारत पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत पर्व की मेजबानी करेगा। इस पर्व में भारत सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग के सदस्य शामिल होंगे, जो विश्व की लीडिंग फिल्म मार्केट में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कांस में भारतीय मंडप भारतीय फिल्म समुदाय के लिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल होने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत 113 सड़कों को मंजूरी दी है। दरअसल चीन की सीमा से लगे कम से कम 168 गांव ऐसे हैं जहां सड़क संपर्क नहीं है, इसलिए इन इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए इन सड़कों को मंजूरी दी गई है। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक क्रियान्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को उत्तरी सीमा पर स्थित गांवों को विकसित करने और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया था। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल हैं। सर्टिन यानी साइबर सिक्योरिटी एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने गूगल क्रोम 0 डे वल्नरेबिलिटी अलर्ट जारी किया था। इसके अलावा सर्टिन ने एप्पल आईट्यून्स के लिए भी इसी तरह की चेतावनी जारी की थी। इन दोनों में कई तरह की कमियां मिली हैं जो हैकर्स को यूजर्स की डिवाइस को कंट्रोल करने का मौका देती हैं, तथा इस तरह की कमियों से हैकर्स डिवाइस के आर्बिट्रेरी कोड पर भी कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। हालांकि गूगल क्रोम ने नए अपडेट में इन कमियों को दूर कर दिया है। यहाँ 0 डे वल्नरेबिलिटी का संबंध एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम की उन कमियों से होता है जिसके बारे में उस निर्माता को पता ही न हो और उसके लिए कोई बचाव या पैच उपलब्ध न हो। जापानी पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर पहली सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी अपने नाम की। जापान ने फाइनल मैच को पेनाल्टी शूटआउट से जीता। हालांकि इस मैच में पाकिस्तान जीत का बड़ा दावेदार माना जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान 10वीं बार अजलान शाह के फाइनल में भाग ले रहा था। इसके अलावा पाकिस्तान ने अब तक 3 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भी जीती है। इस बार के टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। सामान्यतः भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में नियमित भागीदार रही है और भारत ने 5 बार सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी भी जीती है। भारतीय जिम्नास्ट सृष्टि खंडागले ने एशियाई चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। सृष्टि खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने महिला इंडिविजुअल आयु वर्ग की श्रेणी में सिल्वर मेडल जीता। यदि ट्रैम्पोलिन की बात करें तो इसका आविष्कार 1934 में एक अमेरिकी जिम्नास्ट जॉर्ज
निसेन ने किया था। शुरुआत में अंतरिक्ष यात्रियों और एथलीट्स को अन्य एक्रोबैटिक खेलों के अभ्यास के लिए इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में ट्रैम्पोलिन एक खेल के रूप में बेहद लोकप्रिय हो गया। यूनाइटेड नेशंस ड्रग एंड क्राइम ऑफिस द्वारा विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट 2015 से 2021 के बीच पशु और वनस्पति के अवैध व्यापार पर आधारित है। इस दौरान गैंडे और देवदार वृक्ष वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां रहीं। इस अवैध व्यापार में 29% गैंडे के सींग का और इसके बाद पैंगोलिन के शल्क और हाथी के दांत का स्थान आता है। वहीं वनस्पति में देवदार के बाद रोजवुड दूसरे स्थान पर आता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कार्रवाई के बावजूद वन्य जीवों की तस्करी दुनिया भर में जारी है। रामचरितमानस पंचतंत्र और सहृदय लोक लोकन को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। यह निर्णय एशिया पैसिफिक के लिए विश्व स्मृति समिति की 10वीं बैठक में लिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा यह उपलब्धि भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। यदि हम मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर की बात करें तो इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और यह यूनेस्को के वैश्विक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय मंच के रूप में काम करता है। दक्षिण राजस्थान से रेशमी कपास के पेड़ लुप्त हो रहे हैं, जिससे क्षेत्र के वनों और लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे स्थानीय रूप में सेमल वृक्ष के नाम से जाना जाता है तथा राजस्थान में ग्रासिया जनजाति के सदस्यों का मानना है कि वे सेमल वृक्ष के वंशज हैं। यह एक ऊंचा पर्णपाती वृक्ष है जिसका आधार मजबूत होता है और इसका पूरा तना कांटों से ढका रहता है। यह मुख्य रूप से नम पर्णपाती और अर्ध सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। यह एक अग्निरोधी वृक्ष है। यह अपने शीतलक गुणों के लिए भी जाना जाता है। यह भारत के कई राज्यों में पाया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक ने घोषणा की है कि वह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की बात करें तो यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है। यह गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। यह विश्व में अपनी तरह का तीसरा एक्सचेंज है। इसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। यह वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास और विनियमन के लिए एकीकृत प्राधिकरण है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम के निर्माण की अपनी महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। नासा ने घोषणा की है कि वह चंद्रमा पर रोबोट ट्रेन बनाने की योजना बना रहा है। इसमें बिना ऊर्जा वाले चुंबकीय रोबोट का उपयोग किया जाएगा। इस योजना को फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक यानी फ्लोट नाम दिया गया है। यह चंद्रमा पर विश्वसनीय, स्वायत्त और कुशल परिवहन प्रदान करेगी। पुरातत्वविदों ने साहुल के नाम से जाने जाने वाले एक खोए हुए भूभाग के साक्ष्य को खोजा है, जिसने लगभग 70,000 साल पहले एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक मानव प्रवास को आसान बनाया था। यह भूभाग वर्तमान ऑस्ट्रेलिया को उत्तर में पापुआ न्यू गिनी और दक्षिण में तस्मानिया से जोड़ता था। साहुल को एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जा सकता है। यह संभवतः हिमयुग के दौरान अस्तित्व में था। इस भूभाग के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई मिथकों में उल्लेख मिलता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 80वीं पूर्ण बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित किया गया। यह प्रस्ताव 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित करने के लिए था। इस प्रस्ताव को 193 सदस्यीय महासभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार यह दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की 100वीं वर्षगांठ का प्रतीक है, जो 25 मई 1924 को पेरिस में ओलंपिक खेलों के दौरान आयोजित हुआ था। फुटबॉल दिवस घोषित करने के पीछे उद्देश्य देशों को फुटबॉल, अन्य खेलों और शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है तथा इस तरह की नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आभा खटुआ ने नेशनल फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने 18.41 मीटर की दूरी तक गोला फेंक राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले आभा का मनप्रीत कौर के साथ 18.06 मीटर का संयुक्त रिकॉर्ड था। हालांकि इसके बावजूद वे ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाईं। उनका यह प्रयास ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए 18.8 मीटर की दूरी से थोड़ा कम था। नोबेल पुरस्कार विजेता कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का निधन हो गया। मुनरो एक दशक से डिमेंशिया से पीड़ित थीं। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक लघु कथाओं की रचना की और उन्हें 2013 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्वीडिश अकादमी ने उन्हें समकालीन लघु कहानी की मास्टर की उपाधि से नवाजा था।
उनके लेखन में अक्सर रोजमर्रा की लेकिन निर्णायक घटनाओं का चित्रण होता था तथा उनकी तुलना अक्सर 19वीं सदी के रूसी लेखक एंटोन चेखोव से की जाती थी, जो अपनी शानदार लघु कथाओं के लिए जाने जाते थे। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता नई दिल्ली में शुरू हुई। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अनुसार इस इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में 30 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक कॉम्पिटिटर हिस्सा लेंगे। इस कंपटीशन में उच्च कौशल मानकों का प्रदर्शन किया जाएगा और विभिन्न उद्योगों के 400 से अधिक विशेषज्ञ भी इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा इंडिया स्किल्स के विजेता इस वर्ष सितंबर में फ्रांस में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। फ्रांस में होने वाली इस प्रतियोगिता में 70 से अधिक देशों के कॉम्पिटिटर अपना हुनर दिखाएंगे। मझगांव डॉक लिमिटेड ने अपनी स्थापना के 250 वर्ष पूरे किए हैं। इस अवसर पर रक्षा सचिव गिरधर रामाने ने 250 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। यह भारतीय नौसेना की युद्धपोतों, पनडुब्बियों और तटरक्षक बल के अन्य जहाजों के निर्माण के लिए प्रमुख यार्ड है। मझगांव डॉक का इतिहास 1774 से भी पुराना माना जाता है। इसे ड्राई डॉक के रूप में स्थापित किया गया था। 1934 में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में इसे स्थापित किया गया। भारत सरकार ने 1960 में इसका राष्ट्रीयकरण कर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और यह केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख नौसैनिक शिपयार्ड है। इसे 2006 में भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया गया था। केरल में हेपेटाइटिस ए वायरस का सबसे खराब प्रकोप देखा जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष के शुरुआत के महीनों में राज्य में 1977 पुष्ट मामले सामने आए और उनमें से 12 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा इस वर्ष राज्य में 5,536 संदिग्ध मामले सामने आए हैं, जिनमें 15 लोगों की मौत हुई है। हेपेटाइटिस ए वायरस लीवर में सूजन का कारण बनता है, जो सामान्य से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। यह वायरस दूषित भोजन तथा जल के सेवन अथवा किसी संक्रामक व्यक्ति के सीधे संपर्क के माध्यम से फैलता है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तरकश का समापन हुआ। यह इस अभ्यास का 7वां संस्करण था। इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2024 को हुई थी। इस द्विपक्षीय अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य शहरी आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने में दक्षता हासिल करना और दोनों विशेष बलों के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण जनवरी 2023 में चेन्नई में आयोजित हुआ था। साइबर क्राइम पर नियंत्रण पाने के लिए दूरसंचार विभाग लगातार ठोस कदम उठा रहा है। ऐसे ही कुछ कार्यवाही करते हुए 52 प्रमुख संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 1000 से अधिक स्काइप आईडी को ब्लॉक किया गया है। यह कार्यवाही I4C यानी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से किया है। यदि हम I4C की बात करें तो यह देश में साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए स्थापित एक निकाय है। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। इसे 5 अक्टूबर 2018 को मंजूरी दी गई थी और गृह मंत्री ने 10 जनवरी 2020 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। यह देश में साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में कार्य करता है। भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाई और वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। सऊदी स्मैश में अपनी सफलता के बाद वो अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 24 पर पहुंची थीं। उन्होंने सर्वोच्च रैंकिंग के लिए जी सत्यन के 5 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी भी की। पी श्याम निखिल ने ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया। यह इस खिताब को हासिल करने वाले 85वें भारतीय बने। उन्होंने हाल ही में दुबई पुलिस मास्टर्स 2024 में जीएम जिनशी के साथ ड्रॉ खेला। इसके बाद उन्हें यह उपाधि मिली। पी श्याम 31 साल के हैं। उन्होंने 2012 में 2500 ELO रेटिंग अंक हासिल किए थे, जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए न्यूनतम थे। हालांकि उन्हें तीसरे नॉर्म को पूरा करने के लिए 12 साल तक का लंबा इंतजार करना पड़ा। हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। यह दिन लोगों के लिए शांति के महत्व और शांति से एक साथ रहने की जरूरत पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इसका लक्ष्य विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, आपसी सम्मान और सद्भाव पैदा करने के महत्व पर जोर देना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस घोषित किया था और पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 मई 2018 को विश्व भर में मनाया गया। कांवर झील या कांवर झील, जिसे स्थानीय रूप से काबरताल, कंवरताल या कांवरताल भी कहते हैं,
यह बिहार के बेगूसराय जिले में मीठे पानी की उथली झील है, यानी शैलो लेक है, लेकिन फिलहाल झील के सामने अस्तित्व का खतरा आ गया है। कांवर झील की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और सूखने वाला क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। कृषि कार्यों के लिए झील के क्षेत्र पर अतिक्रमण हो रहा है और जलाशय में पक्षियों की संख्या में कमी आ रही है। यह झील रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बिहार राज्य की पहली और एकमात्र वेटलैंड साइट है। 1986 में राज्य सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। बाद में केंद्र सरकार ने पक्षियों के अवैध शिकार को रोकने के लिए इसे अभयारण्य घोषित किया था। अमेरिकी विदेश विभाग ने कुछ देशों की एक सूची जारी की है। यह सूची उन देशों की थी जिन्हें वह हिंसक समूहों के खिलाफ पूरी तरह से सहयोग करने वाला नहीं मानता। अमेरिका ने इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, ईरान और वेनेजुएला को बरकरार रखा है। वहीं क्यूबा को अमेरिकी विदेश विभाग ने इस सूची से हटा दिया है। दरअसल क्यूबा और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियां आतंकवाद और अन्य प्रयासों पर फिर से एक साथ काम कर रही हैं। यदि हम क्यूबा की बात करें तो यह कैरेबियन सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह पहले स्पेन का उपनिवेश था। हालांकि 1902 तक क्यूबा ने स्वतंत्रता हासिल कर ली थी, लेकिन इस द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का गहरा प्रभाव था। सिक्किम स्टेटहुड दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जो 1975 में भारत के साथ पूर्व राज्य के एकीकरण के इतिहास को याद दिलाता है। 16 मई 1975 को सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था। यदि इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1642 में हुई थी। तिब्बती लामाओं ने फोन्सोंग नामग्याल को सिक्किम के पहले शासक या चोग्याल के रूप में प्रतिष्ठित किया था। नामग्याल राजवंश की राजशाही अगले 333 वर्षों तक कायम रही, जब तक कि भारत में इसका विलय नहीं हुआ। भारत ने सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वाले देश की सूची में अपने स्थान को बरकरार रखा है। भारत लगातार 6 वर्षों से इस सूची के शीर्ष पर है। दरअसल इंटरनेट अवरोधों के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठन कीप इट ऑन ने इंटरनेट शटडाउन पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 116 बार इंटरनेट बंद किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2023 में शटडाउन लगाया। इसमें सबसे अधिक शटडाउन की घटना मणिपुर और पंजाब में देखी गई। इसके अलावा 5 दिन या उससे अधिक समय तक चलने वाले शटडाउन की घटना 2022 की तुलना में बढ़कर 2023 में 41% से अधिक देखी गई। सुनील छेत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर संन्यास की घोषणा कर दी है। कुवैत के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद वह इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। यह उनका आखिरी मैच होगा, जो 6 जून को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। छेत्री ने 2002 में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2005 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उन्होंने हाल ही में अपना 150वां मैच गुवाहाटी में अफगानिस्तान के खिलाफ खेला। अभी तक उनके नाम इंटरनेशनल फुटबॉल में 94 गोल हैं और क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने 158 गोल मारे हैं। नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में आयोजित फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों की जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। प्रतियोगिता की शुरुआत में उन्हें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि वो 3 राउंड के बाद दूसरे स्थान पर थे। उन्होंने चौथे राउंड में 82.27 मीटर थ्रो करके बढ़त हासिल की। नीरज चोपड़ा की अन्य उपलब्धियों में टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतना, 2022 में डायमंड लीग चैंपियन बनना, 2023 में विश्व चैंपियनशिप जीतना और चीन में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतना आदि शामिल हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कमला बेनीवाल का जयपुर में निधन हो गया। वे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और 3 राज्यों में राज्यपाल रह चुकी हैं। उन्होंने युवा अवस्था में अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया था। वो जयपुर जिले से 7 बार विधायक चुनी गई थी और 27 साल की उम्र में पहली बार राजस्थान की पहली महिला मंत्री बनी थी। 2003 में उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेट और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के उपयोग के लिहाज से समाज और अर्थव्यवस्थाओं में आने वाली संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का एक अन्य मकसद समाज में डिजिटल विभाजन को कम करने के तरीकों का पता लगाना है। यदि इसके इतिहास की बात करें तो ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने पहली बार 17 मई 1969 को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया था। 17 मई को ITU के स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए चुना गया था। आगे जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2006 में एक प्रस्ताव पारित कर 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस घोषित किया। सोशल मीडिया पर ब्लॉक आउट 2024 नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है। यह कैंपेन बॉलीवुड, खेल और हॉलीवुड जगत की बड़ी बड़ी हस्तियों के खिलाफ चल रहा है।
दरअसल गाजा के राफा शहर पर इजरायली हमलों के खिलाफ टिप्पणी या विरोध न करने और ऐसी परिस्थिति में मेट गाला जैसा इवेंट आयोजित करने पर लोग नाराज हैं। इसी नाराजगी को व्यक्त करने के लिए ये कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन के तहत सेलिब्रिटीज को सोशल मीडिया पर अनफॉलो, ब्लॉक और बायकॉट करने की अपील की जा रही है। सरकार ने यूरोपीय नियामक ढांचों से प्रेरणा लेते हुए डिजिटल कंपटीशन विधेयक 2024 का ड्राफ्ट पेश किया। यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट अधिनियम के समान है। इस ड्राफ्ट का मकसद गूगल, फेसबुक और अमेजन जैसी प्रमुख और प्रौद्योगिकी फर्मों के संचालन को विनियमित करना यानी रेगुलेट करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग न करें और नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना कंपनी के वैश्विक कारोबार का 10% तक हो सकता है। यदि कानून यथावत लागू हो जाता है तो इसका अर्थ होगा कि एप्पल जैसी कंपनी को आईफोन उपयोगकर्ताओं को एप्पल के स्वयं के स्टोर के बजाय किसी तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करने की अनुमति देनी होगी। ऐसे ही नियमों और इस कानून का कंपनियां जोरदार विरोध कर रही हैं। म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम FMR को रद्द करने और पड़ोसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाने के फैसले का विरोध किया जा रहा है। मिजोरम में यह विरोध प्रदर्शन जोरो यानी जो यूनिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया। जोरो एक मिजो समूह है जो भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सभी चिन, कुकी, मिजो, जोमी जनजातियों का एक प्रशासन के तहत लाकर उनका पुनः एकीकरण चाहता है। मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ क्रमशः 390 किलोमीटर और 510 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं और फ्री मूवमेंट रिजीम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवाजाही की अनुमति देता है। नासा इसी महीने एक नया मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से हीट लॉस का अध्ययन करने और बदलती जलवायु पर जानकारी प्रदान करेगा। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने इसकी जानकारी दी। मिशन का नाम पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट है। यह पृथ्वी पर दो सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का आर्कटिक और अंटार्कटिक का अध्ययन करेगा तथा यह समझने में मदद करेगा कि पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र अंतरिक्ष में कितनी ऊष्मा विकीर्ण करते हैं और उसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोर्ब्स ने 30 अंडर 30 एशिया सूची का अपना नवा संस्करण जारी किया। इस सूची में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 30 साल से कम उम्र के 300 युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को शामिल किया गया है जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ा रहे हैं और उद्योगों में बदलाव ला रहे हैं। इस सूची में कुछ भारतीयों के नाम भी शामिल हैं जिसमें अक्षत बंसल, राघव अरोड़ा, भाग्यश्री जैन, येशु अग्रवाल आदि के नाम शामिल हैं।